हेलो बच्चों, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को पहले पूरा अंत तक देखें। इसमें जो टॉपिक समझाया गया है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसके बाद में जो है वो आप अपने टॉपिक के नोट्स वो बनाएं। टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। उन्हें जो है वो सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आज हम जो है फिनॉल के रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयन के बारे में जानकारी लेंगे और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। हेलो बच्चों, तो यहाँ जो है वो बच्चों अपने पीछे जो यूनिट था, अपना पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि फिनॉल जो है, इस फिनॉल में जो नादी संरचनाएं थी वो अपनी कुछ इस तरीके से थी। अब यहाँ आपसे एक कहानी है इस चीज़ को समझने के लिए। अब वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास दो भाई है। उन दो भाइयों में से एक भाई तो ये है, ये वाला भाई जो ये स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है, फिनॉल भाई। दूसरा भाई जो है वो मेरे पास क्या है, वो है फिनॉक्साइड। ये वाला भाई फिनॉक्साइड भाई है, ठीक है। तो एक फिनॉल भाई है और एक फिनॉक्साइड भाई है। ये फिनॉक्साइड भाई जो है वो फिनॉल का ही भाई है। कैसे कि यहाँ से ये जब ये एच आयन बाहर निकलेगा H प्लस के रूप में, तो ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन परमाणु लेगा ऑफिशियली। तो कंपाउंड बनेगा फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ इस फिनॉल इसमें से और इस फिनॉक्साइड में से, यानी फिनॉल जो है वो बड़ा भाई है और फिनॉक्साइड जो है वो छोटा भाई है, इन दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा? तो स्थायित्व देखा जाए तो इस छोटे भाई का स्थायित्व ज़्यादा है, जबकि इस फिनॉल का, इस बड़े भाई का स्थायित्व कम है। अब ऐसा क्यों है कि बड़े भाई का, इस फिनॉल का स्थायित्व जो है वो कम है और जो मैंने फिनॉक्साइड लिया है, उसका जो छोटा भाई है, उसका स्थायित्व जो है वो ज़्यादा है? ऐसा क्या हुआ है? तो उसके लिए रीज़न देखें तो बेटा जो यहाँ अपने पास जो OH है, इस OH बंध की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, यही है। और इस अवस्था में, इन अनादि अवस्थाओं में यहाँ एक आयनन अवस्था बनती है, द्विध्रुव आयनन अवस्था बनती है। और जहाँ पे आयनन अवस्था बनती है वहाँ पे उनका अनुनाद में स्थायित्व वो बहुत ही कम होता है। अनुनाद को स्थायित्व प्रदान करने में उनका योगदान बहुत ही कम होता है। लेकिन इस फिनॉक्साइड में ये ऋणावेश यानी एक लोन पेयर जो है वो बेंजीन वाले पे रोटेट होता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑक्सीजन, इस फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु में किसी प्रकार का कोई धनावेश उपस्थित नहीं होता है। तो केवल एक ऋणावेश ही जो है वो विस्थानीकरण, इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण की प्रक्रिया में या नाद की विस्थानीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। लेकिन यहाँ फिनॉल में, इस बड़े भाई में जो है वो आयनन होता है, प्लस और माइनस, एक आयनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए जहाँ पे आयनन की संभावना होती है वो नादी संरचनाएं अपेक्षाकृत कम स्थायी होती हैं, और जिनमें केवल एक पर्टिकुलर आवेश जैसे ऋणावेश है या धनावेश है उनका विस्थानीकरण होता है या नाद में भाग लेते हैं, उनका स्थायित्व जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो इस फिनॉल की अपेक्षा, फिनॉलिक आयन की अपेक्षा जो है वो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है और हमेशा अणु जो है वो अपनी ज़्यादा स्थायी अवस्था में रहना पसंद करता है। इसी वजह से इस फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण ही जो है वो फिनॉल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो अपन ने फिनॉल की जो है वो नादी संरचना पीछे देख ली थी, ये वाली। उसके बाद में नेक्स्ट वन, यहाँ मैं जो बात कर रहा था छोटे भाई की, वो है फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड जो आयन है उसकी अनुनादी संरचना जो है वो इस तरीके से है कि यहाँ देखो क्या रोटेट होता है, यहाँ ऋणावेश, ये अनुनाद की प्रक्रिया में वो भाग लेता है। क्लियर है? तो यहाँ केवल ऋणावेश का ही विस्थानीकरण हो रहा है,
जबकि फिनोल में क्या हो रहा था, फिनोल में जो है वो ये स्थिति आयनन स्थिति बन रही थी। इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इनमें एक आयनन स्थिति हो रही थी, एक आयनन की प्रक्रिया जो है वो नाद में भाग ले रही थी, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है वो फिनॉक्साइड आयन फिनोल की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसी गुण के कारण जो है वो फिनोल अपना अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। यानी फिनोल के आयनन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, और फिनॉक्साइड आयन अन्नाद प्रदर्शित करता है। फिनोल के अन्नादी संरचनाओं से ज़्यादा स्थायी होता है। कौन? फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन की अन्नादी संरचनाओं में केवल ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। यानी फिनॉक्साइड में जो है केवल ऋणावेशी बेंजीन वाले पे घूमता है, आवेश का पृथक्करण नहीं होता। आवेश का पृथक्करण का मतलब एच आयन, एच प्लस आयन बाहर नहीं निकलता है, जबकि फिनोल में आवेश का पृथक्करण होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पे जो है वो प्लस है और हाइड्रोजन पे कुछ नहीं था, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेता, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर लेगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकलना होगा H प्लस के रूप में। इस वजह से फिनोल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन का अधिक स्थायित्व होने के कारण OH समूह का आयनन आसानी से होता है, और OH समूह का आयनन अगर आसानी से हो गया तो फिनोल जो है वो अपना अम्लीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो शॉर्ट रीजन में अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो शॉर्ट बात ये है कि जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी अनुनादी संरचना ज़्यादा स्टेबल होती है और फिनोल की जो है वो कम होती है। इस वजह से फिनोल अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। क्लियर है? अब यहाँ जो है वो एक चीज़ और देखी जाए, वो ये कि एग्जाम्पल के लिए जो है वो मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाई है, वो कुछ इस तरीके से है कि मेरा मूल कंपाउंड है फिनोल, ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड लिया मैंने, वो लिया है क्रिसोल CH3। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से, दोनों ही फिनोलिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से फिनोल में से और क्रिसोल में से ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति कौन दर्शाता है? मान लो इस CH3 की जगह, यहाँ CH3 नहीं है, अपने को कंपाउंड यू दे दिया इस तरीके से कि एक कंपाउंड दे दिया ये NO2, यहाँ NO2 जोड़ दिया। फिनोल है तो एक फिनोल के स्ट्रक्चर में NO2 जुड़ा हुआ है, एक फिनोल के स्ट्रक्चर में CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो जब इस प्रकार के समूह जुड़े हुए हों तो उस अवस्था में किसकी जो है वो अम्लता सबसे ज़्यादा होगी, इसका निर्धारण करना है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए? तो इसके निर्धारण के लिए दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं, कि जब फिनोल जो समूह दिया हुआ है, इस फिनोल समूह में दो प्रकार के कारक हैं। अब उसे मैं डिटेल में नहीं लूँगा, वो अपन डिटेल में जो है उसे क्रियाविधि जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं वहाँ काम में आती है, रेजोनेंस वगैरह जहाँ देखते हैं अपन वहाँ वो डिटेल में चलता है। बेसिकली उसके दो पॉइंट काम में आते हैं अपने। एक तो आता है इंड्यूसिव इफेक्ट, आई प्रभाव, इसको एक तो आई प्रभाव से समझा जाता है और एक समझा जाता है मेसोमेरिक प्रभाव या रेजोनेटिक प्रभाव। ये जो दो प्रभाव हैं इनमें अभी फ़िलहाल अपन आई प्रभाव की बात करते हैं। जनरली वो मैकेनिज्म में आती है चीज़ें, ज़्यादा मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन इसे, मेसोमेरिक प्रभाव को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने उसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें उस चीज़ के लिए। तो यहाँ दो फैक्टर हो गए, प्रेरणिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव। सिंपली क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं प्रेरणिक प्रभाव से, जो अपने जहाँ तक सिंपली क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आई प्रभाव जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है माइनस आई प्रभाव और एक होता है प्लस आई प्रभाव। अब माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव का अपन जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, मालूम होना चाहिए। माइनस आई प्रभाव जो है वो कंपाउंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो होता है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। माइनस आई प्रभाव क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं जिनकी विद्युन्नता बहुत ज़्यादा होती है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और प्लस आई प्रभाव जो है वे कंपाउंड दर्शाते हैं जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करें, वो होते हैं प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले। तो इन दोनों प्रभावों का इस फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर प्रभाव होता है। अब वो प्रभाव कैसा होगा?
तो इसमें फर्स्ट लिया जाता है, वो मैंने लिया कि यहाँ जो है फिनोल के साथ मैंने तुलना की है क्रिसोल की, OH और CH3, क्रिसोल की। फिनोल है और क्रिसोल है। क्वेश्चन इन दोनों में से ज़्यादा अम्लीयता का गुण कौन दर्शाता है? तो इन दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा कंपाउंड होगा? थोड़ा एक चीज़ देखो यहाँ, अब अन्नादि संरचना में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरा अन्नादि संरचना में यहाँ ऋणावेश था, पैरा पे ऋणावेश था, ऑर्थो पे पैरा पे, और एक यहाँ ऋणावेश था। इस जगह ऋणावेश घूम रहा है, ठीक है। इस ऋणावेश का मतलब है कि यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। क्लियर है? ये ऋणावेश कहाँ से आ रहा था? सारा ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए थे, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटा, तो यहाँ इस तरीके से ऋणावेश घूमना शुरू हुआ था। दूसरा क्रिसोल में है। क्रिसोल में अब आप ये जो जहाँ ऋणावेश घूम रहा है वहाँ देखो, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और CH3 समूह जो है वो एक +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, अगर ये CH3 इस बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ इस जगह जहाँ ऋणावेश है उस जगह इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया तो ये जो OH है, इस OH बंध के टूटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। दोबारा देख लो, फिनोल है, OH समूह है, क्रिसोल था, इसमें एक स्थिति पे जो है वो CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 समूह का प्रभाव जो है वो +I का है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जबकि फिनोल में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या हुआ था कि जब अनुनाद हुआ था तो इलेक्ट्रॉन रोटेट हुआ था, और इस जगह ऑर्थो पे और पैरा पे ऋणावेश क्रिएट होता है, ऋणावेश इकट्ठा होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये कहाँ से लेगा? हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस बंध के टूटने की संभावना क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। क्यों टूटा? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? बेंजीन वाले को दे दिए, अनुनाद में दे दिया उसको। लेकिन एनिसोल में +I प्रभाव बैठा हुआ है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। अगर बेंजीन को इस +I प्रभाव वाले से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गए तो अनुनाद की प्रक्रिया जो है, जो इस OH समूह द्वारा दर्शाई जा रही है, वो अनुनाद की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम क्यों हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिला, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की डेंसिटी कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो गई तो इस बंध के टूटने की प्रवृत्ति भी जो है वो कम होती है। और ये बंध अगर नहीं टूटता है तो उस अवस्था में अम्लीयता के गुण में कमी हो जाती है। तो सारांश में ये कहूँ कि जब भी फिनोल के साथ +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह, दैट इज एल्किल समूह, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी हों, अगर ये समूह जुड़े हुए हैं तो उस अवस्था में फिनोल की अम्लता के मान में क्या होती है? कमी होती है। अब जैसे जैसे ये समूह बढ़ते जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कंपाउंड दे दिया, ये फिनोल OH है, दूसरा कंपाउंड दिया आपको फिनोल के साथ एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 है, और एक कंपाउंड और दे दिया OH, CH3 और CH3, इस तरीके से कंपाउंड है। अब ये 3 कंपाउंड है, इन 3 में से किसकी अम्लता सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ देखो, फिनोल में ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है ना लेने वाला समूह है। इस दूसरी स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, एक +I प्रभाव दर्शाने वाला समूह बैठा हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाला एक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला वो 2 समूह है। तो वो तो वही स्थिति हो गई कि जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, मैं हूँ, मेरे को पैसे देने वाला नहीं है कोई, ना मेरे से कोई पैसे लेने वाला है। अब इस अवस्था में हूँ, अब यहाँ
इसमें मेरे को पैसे देने वाला समूह एक आके बैठ गया, एक दूसरा व्यक्ति है जो मेरे को पैसे दे रहा है, बना के ही पैसे दे रहा है, और यहाँ पैसे देने वाले व्यक्ति जो है मेरे पास दो हो गए। तो मेरे पास पैसों की अधिकता कहाँ होगी? इस तीसरी स्थिति में, जहाँ देने वाले समूह दो बैठे हुए हैं। अगर मेरे पास ये अवस्था हो गई तो जो मेरे पड़ोस में बैठा हुआ है ये एच, इस ओ एच से मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ ही खुलेऊंगा, पैसे कहाँ ही खुलेऊंगा? मुझे पैसे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मुझे पैसे लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी तो ये ओ एच बंद टूटेगा ही नहीं। क्लियर है? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह बेंजीन वाले पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ओ एच बंद के टूटने की क्षमता कम होती जाएगी, और ओ एच बंद कम टूटेगा तो अम्लता भी कम होती जाएगी। तो इन तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा अम्लता हो गई ओ एच फिनॉल की, उसके बाद में क्रिसोल की जहाँ एक समूह जुड़ा हुआ है, और तीसरी सबसे कम हो जाएगी जहाँ पे दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से प्लस आई प्रभाव, सिंपल है, प्लस आई प्रभाव अगर ये बढ़ता है तो अम्लता के मान में क्या हो जाएगी? कमी होती जाएगी। अगर आपको अम्लता बढ़ाना है तो प्लस आई प्रभाव कम करो, या उल्टा कह दो, प्लस आई प्रभाव कम करोगे तो अम्लता बढ़ जाएगी। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इसमें आता है कि फिनोल है, फिनोल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH उसी तरीके से है, जहाँ नादी संरचना में यहाँ और यहाँ 3 जगह ऋण आवेश घूम रहा था और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा था अपने पास? प्लस आ रहा था। अब एक समूह और है मेरे पास कुछ इस तरीके से OH, और यहाँ मैंने जोड़ दिया मान लो NO2, एक NO2 ले लिया। इन दोनों में से किसकी अम्लता ज़्यादा होगी? तो पहली बात ये कि NO2 समूह का आपको प्रभाव देखना कि NO2 समूह का कैसा प्रभाव है। तो NO2 समूह जो है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। अब माइनस आई प्रभाव दर्शाने के दो लॉजिक हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जब आप NO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी है, रासायनिक बंध में, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इस NO2 समूह में, इस नाइट्रो समूह में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उससे संयोजी बंध, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो पूर्ण रूप से जब इलेक्ट्रॉन साजित करता है तो अपना एक लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन परमाणु को देता है, तो उस वजह से उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। अब ये भिखारी है बेचारा, इसको यूँ मान सकता हूँ ये भिखारी है, पॉजिटिव चार्ज मतलब भिखारी, पैसे की कमी हो गई। अब पैसे की कमी हो गई तो इसको अपनी मूल अवस्था में आने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे से यहाँ अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको पैसे चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस बेंजीन वाले से, जो ये घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और अगर ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा तो बेंजीन वाले के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगी? बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी कहाँ से? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचते तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? ज़्यादा, मोर, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी? हाइड्रोजन से। तो जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इस OH बंध के टूटने की क्षमता में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। कुल मिला के रेजोनेंस बहुत तेज़ी से क्रिएट होता है, इस OH बंध के टूटने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही OH समूह के टूटने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में अम्लता के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिनॉल था, फिनॉल में अन्नादि संरचनाओं, ये एक एग्जाम्पल है केवल, अन्नादि संरचनाओं में यहाँ अपने पास ऑक्सीजन पे क्या क्रिएट हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज। ऑर्थो पे और पैरा स्थितियों में क्या क्रिएट हो रहा था? नेगेटिव चार्ज। दूसरा समूह कंपेरेटिव आपने तुलना की है किसके साथ? OH ले लिया और यहाँ मैंने जोड़ दिया कौन? NO2 समूह। ठीक है, इन दोनों में समता किसकी ज़्यादा है? इस समूह की, जहाँ NO2 समूह जुड़ा हुआ है। उसका रीजन कि NO2 जो समूह है उसका प्रभाव कौन सा होता है? माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव वो कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, या भी जिनकी विद्युन्नता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो नाइट्रो समूह में जब उसकी बेसिक पूरी स्ट्रक्चर देखी जाए तो नाइट्रोजन परमाणु पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को देता है जो उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे अपन कहानी के रूप में ले सकते हैं कि इसके पास, ये गरीब व्यक्ति है, इसके पास पैसों की
कमी है। अब इसको पैसे चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो इस स्थिति में ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, देखो ऑर्थो पे फिनॉल में जब अनुनाद होता है तो वहाँ अपने पढ़ा है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है नाइट्रो समूह। अब जब इलेक्ट्रॉन समूह बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन तेजी से बेंजीन वाले में अनुनाद में भाग लेंगे, और तेजी से अनुनाद में भाग लेंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। और जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उतनी ही तेजी से ये OH बंध टूटेगा और H+ आयन प्राप्त होगा। तो उस अवस्था में उस कंपाउंड की अम्लता बढ़ती जाती है। क्लियर है? अब यहाँ सिंपल जब भी पीछे वाला लिया था उसी तरीके से अगर यहाँ इस समूह में लिया मैंने NO2 फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड समूह जो है वो कुछ इस तरीके से OH NO2 और NO2, और थर्ड एग्जाम्पल मैंने जो है वो एक और NO2 बढ़ा दिया हो। OH है, तीनों जगह NO2 कर दिए, NO2 है यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 जगह NO2 है। ठीक है। अब आपसे ये कहा जाता है कि इन तीनों में से किसकी जो है वो अम्लता सबसे ज़्यादा है। तो देखो पहली स्ट्रक्चर में देखो तो NO2 संख्या कितनी है? 1। दूसरी में कितनी है? 2। और तीसरी में जो है वो NO2 की संख्या कितनी हो जाती है? 3। तो पहली में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इस पैसे वाले के पास पैसे खींचने वाला कितना है? 1। इसके पास अब खींचने वाले कितने आके बैठ गए? 2। इसके पास पैसे लेकर आने वाले कितने बैठ गए? 3। तो जैसे जैसे किसी पैसे वाली व्यक्ति से गरीब व्यक्ति आके जुड़ता है, जिसकी नीयत गरीब हो, यूँ मान लें, जो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है, पैसे खींचना शुरू करता है, तो जितने ज़्यादा व्यक्ति उसके पास पैसे खींचने वाले आके बैठना शुरू होंगे तो उसके पास पैसों की क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। तो वो भरपाई कहाँ से करेगा उन पैसों की? उन इलेक्ट्रॉनों की भरपाई कहाँ से करेगा? वो भरपाई करता है इस OH बंध से। तो उतनी ही तेज़ी से ये OH बंध टूटेगा, और जितनी तेज़ी से OH बंध टूटेगा तो उसकी अम्लता उतनी ही बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट यूँ कह सकते हैं कि जो अम्लता होती है, फिनोलों की जो अम्लता होती है वो समानुपाती होती है -I प्रभाव की। और दूसरा, इनके समूहों की संख्या से। जैसे जैसे समूहों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अम्लता के मान में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो इस तरीके से फिनोलों की जो अम्लता है उस पर प्रतिस्थापियों का जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार से होता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हों, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हों, उस अवस्था में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो और उनकी संख्या भी कितनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो अपन ने भी लिया था कि यहाँ फिनॉल है मूल कंपाउंड, इसमें एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन है तो यहाँ देखो किसकी अम्लता ज़्यादा होगी? तो एक चीज़ होती है सिमेट्रिकल। यहाँ इसका रीज़न है कि पैरा स्थिति पे जो है वो अम्लता सबसे ज़्यादा है। ये है मेरी कौन सी स्थिति है? ऑर्थो स्थिति। ये कौन सी मेरी स्थिति है? मेटा स्थिति। ये फिनॉल है। फिनॉल की अम्लता सबसे कम है, पैरा स्थिति की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रबल -I के साथ साथ प्रबल -M प्रभाव भी होता है, प्रबल मीजोमेरिक प्रभाव भी होता है। अभी ये यहाँ तक यही याद रखना है अपने को। दूसरे नंबर पे -I प्रभाव और प्रबल M प्रभाव वो कहाँ पे होता है? ऑर्थो पे, क्योंकि फिनॉल में ऑर्थो पे और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज घूमता है तो वहीं से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। जबकि यहाँ इस मेटा स्थिति पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। मेटा स्थिति पे कोई आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होगी, तो यहाँ पे केवल एक ही प्रभाव होता है, वो होता है -I प्रभाव। ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी अम्लता का ऑर्डर जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो। क्लियर है। इसके नेक्स्ट वन, जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ती जाए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो अम्लता में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि। जैसे फिनॉल, यहाँ केवल अपना एक नाइट्रो समूह है, यहाँ नाइट्रो समूह की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे नाइट्रो समूह की संख्या 3 है, 1, 2 और 3। पिक्रिक एसिड है, 2, 4 नाइट्रोफिनॉल है, 2 नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल है।
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लता के मान में भी वृद्धि होती जाती है। अब जो पड़ा उसका रिवर्स उल्टा कहाँ होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े हुए, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जब बेंजीन वलय से जुड़े हुए हों और उनकी संख्या कितनी है उस आधार पे उनकी अम्लता। तो बेंजीन वलय से जब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े हुए होंगे, बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े हुए होंगे, जैसे फिनॉल है, क्रिसोल है, CH3 कैसा प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह का। तो जैसे जैसे फिनॉल से इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अम्लता में जो है वो क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। इसलिए फिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है और इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो जुड़े हुए हैं उनकी अम्लता सबसे कम होती है। अब वही मेटा, पैरा और ऑर्थो, तो यहाँ जो है वही एम प्रभाव के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से फिनॉलों की अम्लता पर उसके प्रतिस्थापियों का प्रभाव होता है। जनरली कभी कभार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि फिनॉल की जो अम्लता है उसका मूल कारण क्या है। तो फिनॉल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है उसका मूल कारण है कि ऑक्सीजन के एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म या फिनॉक्साइड आयन के जो ऋणावेश है वो बेंजीन वलय में क्या करते हैं, अनुनाद करते हैं। इस वजह से जो है वो फिनॉल अम्लीयता का गुण दर्शाता है। और एक कथन और याद रखना है कि फिनॉलिक आयन की तुलना में फिनॉक्साइड जो आयन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है और इस फिनॉक्साइड आयन के कारण ही फिनॉल अम्लीय गुण ज़्यादा दर्शाता है। क्लियर है? तो फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसी वजह से जो है फिनॉल अम्लीय गुण ज़्यादा प्रदर्शित करता है। और दूसरा इसके अम्लता को प्रभावित करने वाले दो कारक आपको याद रखने हैं, जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हों, प्लस आई प्रभाव जुड़ा हुआ और माइनस आई प्रभाव जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में इनकी अम्लता क्या क्या होती है। ठीक है? और वैसे बेटा इनकी जो एसिडिटी का ऑर्डर है या एसिडिटी को अपन पढ़े हैं तो मैकेनिज्म में आती है, क्रियाविधि के अंदर हमारे रेजोनेंस पढ़ते हैं, इंड्यूसिव इफेक्ट पढ़ते हैं, प्लस आई प्रभाव पढ़ते हैं, रेजोनेटिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो उस जगह ये ब्रीफली डिटेल में होती है ये चीज़ें, वहाँ इसे अपन अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल में वहाँ कंसल्ट करेंगे किसका किस ऑर्डर पे कैसे प्रभाव होता है, कौन ज़्यादा प्रभावी है, कौन कम प्रभावी है। क्लियर है? तो इसके नेक्स्ट अगली वीडियो में जो है फिनॉल द्वारा जो जितनी भी अभिक्रियाएँ दर्शाई जाएंगी उनको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो बच्चों इसमें यही है कि आप पर्टिकुलर पहले जो वीडियो कंसल्ट कर रहे हो, देख रहे हो, उसको पूरा पहले आराम से देखो, उस चीज़ को समझो, पूरी वीडियो को आराम से देखो पहले पूरा, उसके बाद में उसमें जो समझाया उसको समझो, उसके बाद में अपने नोट्स राउट डन करना चाहिए। ये नहीं कि शुरू हुआ स्टॉप किया लिख लिया, शुरू हुआ स्टॉप किया लिख लिया, उससे कुछ नहीं है। फिर वो इस तरीके से वीडियो की भरमार है, कोई अर्थ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जब समझ में ही नहीं आया तो कोई अर्थ नहीं है। उस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करो, शुरू में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 20% समझ में आए, 25% समझ में आए, तो जब नेक्स्ट रिवाइज करोगे, पेन से लिखोगे तो और बेटर समझ में आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए।